हेलो बच्चों, आज श्री कृष्ण इंटर कॉलेज गजेंद्रपुर जौनपुर से मैं केशव नारायण उपाध्याय आप बच्चों की ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यदि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसका विद्युत या वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे हर व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से एक निश्चित आवेश की बात की जाए तो किसी आवेश की परिभाषा आपकी है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत या वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या एनसीईआरटी की बुक से आपको अथवा करके परिभाषा दी जाए वैद्युत क्षेत्र की, तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। और यह अनुभव किस रूप में है? ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र को किससे दिखाते बेटा? हम ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ई से। ई इक्वल टू एफ अपान क्यू जीरो। क्यू जीरो क्या है? एक परीक्षण आवेश है, इसको हम क्यू भी लिख सकते हैं। ई इक्वल टू एफ अपान क्यू जीरो या ई इक्वल टू एफ अपान क्यू। ठीक है ना। एफ क्या है? उस पर लगने वाला बल है। किस पर? जिस आवेश पर हम कार्य कर रहे हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र को उस पर लगने वाले बल, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ई इक्वल टू एफ अपान क्यू जीरो। अच्छा, स्थित सदिश, अगर स्थित सदिश आर के रिस्पेक्ट में देखें तो ई आर क्या है? स्थित सदिश है, और ई आर इक्वल टू एफ आर अपान क्यू जीरो। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। तो एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या होता है? आवेश का कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से हम तिर्यक गुणा करके अगर देखें तो किसी आवेश पर लगने वाले बल की गणना कैसे कर सकते हैं? एफ आर इक्वल टू ई आर इंटू क्यू जीरो। तो लिख सकते हैं एफ आर इक्वल टू क्यू इंटू ई आर। एफ आर इक्वल टू क्यू इंटू ई आर। यदि किसी आवेश का मान दिया गया है और उस पर वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू दिया गया है तो हम उन दोनों का गुणनफल करके उस पर लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। जबकि किन्हीं दो आवेशों के बीच, केवल एक आवेश की बात हो रही है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना हम कूलाम के नियम से करते थे। लेकिन यहाँ पर यदि कोई आवेश दिया गया है और उसका वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है, तो हम उस पर लगने वाले बल की गणना इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा रहा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे बात करते हैं। नोट में कहते हैं धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होता है। ध्यान दीजिए, फिगर देखिए आपको, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, धनात्मक होगा। यह अगर धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर, अगर धनावेश होगा तो आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होगा वह बाहर की ओर होगा, आउटसाइड होगा। और कैसा होगा? त्रिज्यीय होगा, अर्थात वह एक सर्कुलर, देखिए एरो दिख रहा है आपको, अगर इसको सर्किल बनाए तो एक सर्कुलर, एक त्रिज्यीय, मतलब वैद्युत क्षेत्र एक समान दिशा बराबर रूप से फैला होगा। इसके विपरीत यदि स्रोत आवेश ऋणात्मक है, यदि स्रोत आवेश क्या है? ऋणात्मक है, तो विद्युत क्षेत्र सदिश हर बिंदु पर त्रिज्यीय होगा। यहाँ भी त्रिज्यीय होगा ऋणात्मक वाले पर भी, किंतु अंदर की ओर उन्मुख होगा। यह अंदर की ओर जा रहा है, दिख रहे हैं? ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा बेटा कि यह कहाँ जा रहा है? यह अंदर की तरफ इंगित किया है मैंने। और माइनस क्यू है, अर्थात क्यू लेस देन जीरो। ठीक है ना। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, अगली हेडिंग आप करेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र मैंने आपको पढ़ा दिया, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू जीरो। वेक्टर क्यों लगा? क्योंकि यह एक सदिश राशि है। क्यू जीरो क्या है? आपका एक परीक्षण आवेश है। बोलो बेटा। तो कूलाम के नियम से एफ की वैल्यू हमने आपको क्या पढ़ाया था? बोलो एक बार,
रिवर्स करिए, F इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0/R²। Q1 Q2 वहाँ पे प्रयोग किए थे, लेकिन यहाँ पे हम एक परीक्षण आवेश Q0 ले रहे हैं, इसलिए F इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0R²। मैंने आपको बताया था 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बोलो बेटा बात समझ में आई, ठीक है ना। इसी F का मान हम ले जाकर के समीकरण 1 में रख देंगे। F का मान समीकरण 1 में रखने पर, बोलो बेटा बात समझ में आई। अब देखिए समीकरण 1 में मान रखने पर क्या आएगी वैल्यू, F इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0/R² इंटू 1/Q0, क्योंकि Q0 पहले से ही डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो Q0 से Q0 कट जाएगा और बचेगा कितना, Q/R²। तो ER इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। इस कैपिटल E भी बराबर लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। ये तो रही केवल एक आवेश पर लगने वाले आपके वैद्युत क्षेत्र का मान, कितना वैद्युत क्षेत्र उसका आता है। लेकिन बहुल आवेशों के लिए बहुत सारे आवेश अगर दिए गए हैं तो कैसा वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जहाँ बहुत सारे आवेश कार्य करते हैं बेटा, वहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत कार्य करता है। इसलिए आप NCERT की बुक फिगर पेज नंबर 20 पे आप देखेंगे, ठीक है ना। पेज नंबर 20 पे फिगर आपका बना हुआ है, वही इसमें फिगर बनाया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे E1 का मान हमने अभी अभी आपको ऊपर देखिए फार्मूला दिख रहा होगा, ER इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। अब जिस आवेश के लिए यहाँ पे देखिए कितने आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q4, एक बिंदु P मैंने ले लिया है और यहाँ से देखिए दूरी क्या है, R1P R2P R3P R4P, सबके यहाँ डिस्टेंसेज हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि धनात्मक आवेश जो है वह रिपल्सन करता है, दूर की तरफ उसका क्षेत्र होता है, बाहर की तरफ होता है। तो यह Q1 के कारण यह E1 इधर होगा और Q2 के कारण देखिए यह आपका E1 E2 Q2 के कारण, और यह Q3 के कारण E3 और इसके कारण यह E4। तो इन सब का एक कंबाइंड रूप मैंने प्रस्तुत कर दिया है, फिगर के माध्यम से दिखा दिया है, और ये इसका क्षेत्र दिखा रहा है, पूरा क्षेत्र दिखा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए E1 का मान क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/R1P R1P कैप। एक कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश बराबर उस वेक्टर का मान बटे उसका परिमाण, ठीक है ना। इसी तरीके से E2 बराबर 1/4πε0 Q2/R2P R2P कैप, ठीक। इसी तरीके से हम अब क्या कहेंगे, बोलेंगे अध्यारोपण सिद्धांत द्वारा। हमने पहले आपसे चर्चा कर लिया था कि अध्यारोपण सिद्धांत द्वारा आवेशों के निकाय के कारण R पर विद्युत क्षेत्र, इस टोटल आवेश जो अलग अलग आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 रखे हुए हैं, इन सब के कारण कितना आपका विद्युत क्षेत्र आ रहा है R दूरी पर, तो उसको हम मेजर करेंगे उसके योग के द्वारा, अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा। क्या करते हैं, ER इक्वल्स टू E1R प्लस E2R प्लस E3R प्लस डॉट ENR, सबकी वैल्यू हम रख देंगे 1/4πε0 Q1/R1P² R1P कैप प्लस 1/4πε0 Q2/R2P² R2P कैप प्लस डॉट 1/4πε0 Qn/Rn² RnP कैप। देखो बेटा ER 1/4πε0 सब में क्या है, कॉमन है, समेसन। ये समेसन क्या दिखाता है, समेसन मतलब दिखाता है सबका योग। क्या दिखाता है, सबका योग। समेसन I इक्वल टू 1 to n QI/RIP² RIP कैप। यही आपका हो गया टोटल रिजल्ट बहुल आवेशों के लिए। बहुल आवेशों के लिए चाहे जितने आवेश दिए गए हों, सबके कारण किसी बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है, इसी फार्मूले से हम याद कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको कहेंगे, ER इक्वल टू 1/4πε0 समेसन I इक्वल टू 1 to n QI/RIP² RIP कैप। RIP कैप अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी यह एकांक सदिश से इसका पूरा मान कितना आता है, 1 आता है, तब भी आपका रिजल्ट सही माना जाएगा। E एक सदिश राशि है, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्यों, क्योंकि बल ही एक सदिश राशि है, T इक्वल टू F/Q0 होता है। आगे चर्चा करेंगे इस पे हम, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो भौतिकी में क्षेत्र शब्द का उपयोग, हमारे फिजिक्स में भौतिकी में क्षेत्र शब्द का उपयोग व्यापक रूप से उस राशि को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है जो दिशा दिखाने वाले स्थान के लिए के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित किया जा सके, ठीक ना, तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर परिवर्तित होती है, जहां इसका मान हमेशा चेंज होता रहता है। चूंकि बल सदिश राशि है अतः वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होगी। आगे देखेंगे,
आवेश Q1 की त्वरित गति, ध्यान दीजिए कोई भी आवेश, अब यह पुरानी धारणा हो गई कि आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता है, कूलाम ने कहा, ठीक ना। इसके बाद जब फैराड साहब आए तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, किन्हीं दो आवेशों के बीच अगर कोई बल लग रहा है तो वह वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं। पहले Q1 आवेश जो है वह त्वरित गति से बड़ी तेजी से वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा, जो फिर प्रकाश की चाल से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है प्रकाश की, आप जानते हैं, से फैल करके वह Q2 तक पहुँच जाती है और Q2 पर पहुँचते हुए वह एक बल का आरोपण करती है। बेटा यही हमारा है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय। अगर एग्जाम में आपको आएगा तो बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक ना। चलिए आगे बिंदु पे अब हम लोग चर्चा करेंगे, नए टॉपिक पे आ रहे हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन यह टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है ना, इसलिए बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी, टेंजेंट, स्पर्शी आप जानते हैं टेंजेंट खींचना किसी वक्र पे। वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी टेंजेंट वक्र के उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। वैद्युत क्षेत्र रेखा का क्या होगा, वह वैद्युत क्षेत्र की क्या करेगा, वह दिशा बताएगा। क्षेत्र रेखाओं की सापेक्षिक संकुलता, संकुलता मतलब होता है इकट्ठापन, इकट्ठा, संकुल होना। क्षेत्र रेखाओं की सापेक्षिक संकुलता विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की सापेक्षिक तीव्रता को इंगित करती है, अर्थात संकुलता जितनी अधिक होगी या जितनी कम होगी उसी के हिसाब से यह वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता प्रदर्शित होगी। प्रबल वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दीजिए, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में रेखाएं पास पास तथा दुर्बल क्षेत्र में ये एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होती हैं। आप देख रहे हैं दुर्बल क्षेत्र है, प्लस प्लस यहाँ पे देखिए दूर दूर है, वैद्युत बल रेखाएं को दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहाँ प्रबल है प्लस Q माइनस Q, यह एक दो ध्रुव है, जहाँ पे दो ध्रुव काम कर रहे हैं, एक प्लस है और एक माइनस Q है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल पास पास आपको नज़दीक दिखाई दे रही हैं। और यहाँ देखिए इसमें भी आपको जहाँ प्रबलता होगी, यहाँ प्रबल है, नज़दीक में प्रबल है, देखिए दूर जाते ही यह क्या हो गया, दूर दूर हो गया। वैद्युत बल रेखाएं देखिए काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है, ठीक। तो एक समान अथवा नियत विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से एक समान दूरी पर समांतर सरल रेखाएं होती हैं, लेकिन वैद्युत क्षेत्र जहाँ पे समान होता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र जहाँ पे समान होता है वहाँ पे यह एक सरल रेखा को निरूपित करती हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुण हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, ठीक ना। मैं केशव नारायण उपाध्याय आपका पुनः स्वागत करता हूँ। वीडियो आप लास्ट तक देखिए और प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दीजिएगा टेस्ट में, ठीक। देखिए क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। पहला क्या हो गया कि क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर फिगर देखिए, धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर यह क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। यदि आवेश एकल है, अगर एक आवेश की, दो आवेशों की बात नहीं की जाए, अगर केवल एक आवेश की बात की जाए तो यह अनंत से आरंभ अथवा अनंत पर समाप्त होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव के अनुसार, ठीक है ना। किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं के ऐसे संतत वक्र माना जा सकता है जो कहीं नहीं टूटते, अर्थात जहाँ पे आवेश मुक्त क्षेत्र है, जहाँ पे कोई आवेश अलग से नहीं है, ऐसे में क्षेत्र रेखाओं को, जो वहाँ पे किसी एक आवेश के कारण क्षेत्र रेखा होगी, उसको हम एक कंटिन्यूस संतत वक्र माना जा सकता है जो कहीं नहीं टूटते हैं। जैसा कि हम आपको पूर्व में ही यहाँ फिगर पे एक बार दिखा चुके हैं, दिखाते हैं आपको, ये देखिए दिख रहा है ना, ये अनंत तक, ठीक ना। यह तो प्लस वाली अनंत तक चली जाएगी, अनंत पे जाके समाप्त होगी, लेकिन नेगेटिव वाली अनंत से आएगी, ठीक है ना। बोलिए दूसरी चर्चा आपसे करेंगे, इसमें और भी दो बिंदु महत्वपूर्ण हैं। तीसरा है दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती, अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। यदि वे ऐसा करें तो प्रतिच्छेद बिंदु, अगर दूसरे को काटेंगे तो उन पर प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ मैं फिगर आपके लिए अलग से ड्रा कर रहा हूँ। ये देखिए एक रेखा हो गई है वैद्युत क्षेत्र रेखा, अगर ये एक दूसरे को काटेगी, ध्यान दीजिए इस पर आप टेंजेंसी खींचेंगे, इस पर एक टेंजेंट खींचेंगे, ठीक ना। हाँ,
और इस पे आप दूसरा टेंजेंट खींचेंगे तो ध्यान दीजिए, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित हो रही हैं। क्या एक व्यक्ति एक साथ दो दिशाओं में जा सकता है? नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही है। इसीलिए दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काट सकती हैं। यदि वे ऐसा करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की केवल एक दिशा नहीं होगी, अर्थात दो अलग अलग दिशाएं हो जाएंगी, जो कि निरर्थक है, जिसका कोई सार्थकता नहीं है। ठीक ना। और चौथा है आपका लास्ट कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। कभी भी यह स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये बंद लूप या बंद वक्र नहीं बनाती हैं। आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। आगे के टॉपिक पे कल हम चर्चा करेंगे और इसका PDF जो है इमेज वह मैं आपके ग्रुप पे भेज दे रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू।